निवेशक अपने निवेश में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, उन्हें निवेश से जुड़े जोखिम का अंदाजा होता ही नहीं है कि जरा सी सावधानी से उनकी पूंजी डूब सकती है। कई बार तो थोड़ा जोखिम उठाकर वह धन को दुगना करने की ताक में जुटे होते हैं। आज हम बात करेंगे रिस्क वर्सेस रिटर्न, कितने रिस्क में कितना रिटर्न और कैसे इसको प्लान करेंगे। इस प्लानिंग के बारे में हम बात करेंगे। जैसा हमने आपको बीते सप्ताह बताया था कि हम 20 तारीख को आपसे जुड़ेंगे और हमारे साथ रहेंगे प्रूडेंट वेल्थ के सूरज कर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और साथ ही सीए भी हैं डिग्री से। तो आज हम उनसे बात करेंगे इस बारे में ही कि कैसे हम डिफरेंट जो एसेट क्लास है उन पर काम कर उन पर प्लानिंग कर किस तरह से हम अपने धन को या हमारे जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी रिटर्न ज्यादा से ज्यादा कमा पाए और रिस्क भी कम रहे। नमस्कार सूरज जी। सूरज जी, जैसा कि आज हमने कैप्शन में ही लिखा है कि रिस्क वर्सेस रिटर्न जी, तो इस पर थोड़ा सा आप एक संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, डिफरेंट एसेट क्लास होते हैं, मतलब कई तरह के हमारे एसेट क्लास होते हैं। जैसे फिक्स्ड इनकम हो गया, इक्विटी क्लास हो गया, कमोडिटीज हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो डिफरेंट एसेट क्लास के डिफरेंट रिटर्न्स होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि किस एसेट क्लास में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न हमें मिल सकता है। तो हम अगर उसको जानेंगे तभी हम लोग उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो फिक्स्ड इनकम में अलग रिटर्न है, अलग रिस्क है। आपको कमोडिटीज में अलग रिटर्न, अलग रिस्क होगा। तो आज पूरा डिस्कशन में हम लोग इसके बारे में विस्तारित से बात करेंगे। तो जैसा कि आपने स्टार्ट किया फिक्स रिटर्न से, तो फिक्स रिटर्न में कौन कौन से ये आते हैं, कैटेगरी आते हैं? देखिए, बेसिकली जो लोगों को पता है वो ट्रेडिशनल जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हमारे बैंक के एफडीज हो गए, पोस्ट ऑफिस पोस्टल डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये सभी को लगभग पता है, क्योंकि सब लोग करते आए हैं। तो इसमें क्या है कि स्टेडी इनकम मिलता है कि कुछ एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो बैंक वाला आपको दे रहा है, मे बी 6% हो गया या 7% जो भी है। तो ये एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें स्टेडी इनकम मिलेगा अपने को और रिस्क थोड़ा सा कम है। हाँ, बट बात ऐसा हो जाता है कि अगर मैं रिस्क का बात करूं तो रिस्क इसमें ये आ जाता है कि इन्फ्लेशन रिस्क आ जाता है। इन्फ्लेशन जिसे हम महंगाई भी कहते हैं। तो क्या होता है कि आज इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन है 6%। तो आपको बैंक वाला दे रहा है 6% और आपका इन्फ्लेशन है 6%। तो 6 माइनस 6 तो 0 हो गया। तो आपका पैसा में रियल ग्रोथ नहीं हुआ। तो कहने का अर्थात क्या हो गया कि आज जो 100 रुपया का भाव है, आज जो आपके पास 100 रुपया है, कल वो 100 रुपया का भाव नहीं मिलेगा आपको। कल 106 रुपया लगेगा आपको सेम सामान खरीदने के लिए, है ना। तो आपका पैसा में रियल ग्रोथ नहीं होगा अगर आप बैंक में या फिर पोस्टल डिपॉजिट्स अगर करोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, फिक्स्ड में ही आपका नया टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, नया तो नहीं है, पहले से ही था, बट लोगों को उतना जागरूकता, मतलब उनको उतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में। वो हो गया बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स या फिर डेप्थ म्यूचुअल फंड्स। ये भी एक कैटेगरी की इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है इनसे। तो इसमें भी हल्का सा रिस्क है। रिस्क क्या है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी, मतलब आपके अनुसार ट्रेडिशनल जो फिक्स्ड इनकम का जो स्रोत है उसमें भी रिस्क है? हाँ, रिस्क तो ही, इन्फ्लेशन जो एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपका पैसा में अगर ग्रोथ ही नहीं हुआ। अब मैं अगर आपको एक फैक्ट बताऊं, 1958 रुपीज में जो 2 रुपया में आपको जितना सामान मिलता था, आज अगर आप वो खरीदने जाओगे तो आपको 100 रुपया लग जाएगा। तो अगर पैसा अगर उस रेट में अगर ग्रोथ नहीं होगा तो फिर तो इन्वेस्टमेंट करने का फायदा अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा है ना। तो इसमें और दूसरा आप कौन सा बोलते हैं? बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और डिवेंचर्स। तो ये बॉन्ड्स डिवेंचर बेसिकली क्या होता है कि अगर कंपनी को लोन चाहिए होता है तो वो बैंक के पास जा सकती है या फिर वो दूसरा माध्यम से वो पैसा जो उठा सकती है वो है बॉन्ड्स डिवेंचर इशू करके। तो बेसिकली नॉर्मल जो आदमी है, हम लोग जैसे, हम लोग भी बॉन्ड्स डिवेंचर खरीद सकते हैं कंपनी के। तो हम लोग जब उससे खरीदेंगे तो हमें कुछ एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अपने को मिल जाता है, हमें मिल जाता है। और कंपनी एक सीमित टाइम के बाद उसको रिपे कर देता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी रिपे कर देता है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं बॉन्ड डिवेंचर में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ या तो मैं डेप्थ म्यूचुअल फंड के थ्रू भी उस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसमें रिस्क है। इसमें रिस्क क्या है कि अगर कोई कंपनी, अगर हमने ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जो हमारे प्रिंसिपल को अगर रिपे नहीं किया, तो ये एक रिस्क हो गया। मतलब अगर कंपनी डूब गई तो बट हाँ, अगर आप सही कंपनी में अगर
लगाओगे पैसे तो फिर डूबने का चांसेस कम हो जाता कम रहता है। तो वो असेसमेंट हमें करना पड़ता है कि हम लोग कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो वो असेसमेंट कैसे किया जा सकता है? वो असेसमेंट जैसे हम लोग एडवाइजर है, हम लोग देखते हैं कि किस कंपनी का बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, उस कंपनी का रेटिंग्स क्या है, क्योंकि जितने भी बॉन्ड्स डिवेंचर्स होते हैं सबके रेटिंग्स होते हैं, AA रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, AA+ रेटेड बॉन्ड्स होते हैं। तो हमें देखना होता है कि कौन सा बॉन्ड्स अच्छा है, और फिर हम लोग वो देख के फिर हम लोग इन्वेस्ट कराते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इवन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बॉन्ड्स इशू करती है, जिसको हम लोग सॉवरेन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा बॉन्ड सही है और कौन सा बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लाइक कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप अभी ताजा? हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आरबीआई भी बॉन्ड्स काफी सारी इशू करती रहती है, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, इस तरह से काफी सारी बॉन्ड्स होती है जो इन्वेस्ट मतलब मार्केट में आता रहता है। मतलब बेसिकली दो टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक जो ओवर द काउंटर होता है OTC बोलते हैं, और एक होता है जो मार्केट में लिस्टेड होता है, तो वो आप खरीद सकते हो, कभी भी खरीद बेच सकते हो। तो इस तरह से ओवर द काउंटर का थोड़ा सा अगर बताएं। ओवर द काउंटर बेसिकली आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते हो, जैसे शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट की तरह आप नहीं शेयर मार्केट की तरह नहीं कर सकते। ओवर द काउंटर जब भी वो बॉन्ड्स मार्केट में आएगा तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है, ऑफलाइन सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को, तो इसमें अगर हम आगे बढ़े डिफरेंट जो एसेट क्लासेस के अंदर अगर आगे बढ़े, तो हम जैसे अब कमोडिटी की तरफ चलें, हाँ, तो कमोडिटी में कितनी संभावनाएं हैं? कमोडिटी में जैसे देखिए गोल्ड एंड सिल्वर जो हम लोग कमोडिटी के अंदर देखते हैं, तो उसमें काफी अच्छा एक स्टेबल रिटर्न हमें मिल जाता है। तो क्या होता है कि गोल्ड एंड सिल्वर में काफी लोग फिजिकल गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, है ना, तो हम लोग घर में फिजिकल गोल्ड रखते हैं। तो गोल्ड में एक्सपोजर लेने के लिए हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाला बात, क्योंकि आप अगर गोल्ड खरीदोगे तो आपको प्योरिटी टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि सारा गोल्ड प्योर नहीं होता है, प्लस उसमें कॉस्ट आ जाता है प्योरिटी चेकअप के लिए। फिर गोल्ड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एक इमोशंस है कि कोई भी गोल्ड ये सोच के नहीं खरीदता है कि उसका जब भाव बढ़ जाएगा मैं बेच दूंगा मार्केट में, ये सोच के नहीं, कभी कोई भी अपना घर का सोना बेचना नहीं चाहता है। तो गोल्ड में तो कैसे निवेश करें? गोल्ड में निवेश करने का भी हमारे पास दूसरा क्या रूट है, हम लोग गोल्ड ETF खरीद सकते हैं। ETF जिसे हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोलते हैं। ओके, ये मार्केट में लिस्टेड होता है। तो मतलब ये फिजिकल गोल्ड नहीं हुआ, फिजिकल गोल्ड नहीं हुआ, ये आपका पेपर गोल्ड हो गया कि आप कभी भी उसमें खरीदो कभी बेचो। और आपको अगर इतना भी झमेला नहीं करना है, डीमेट अकाउंट खुला के गोल्ड ETF नहीं खरीदना है, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो मतलब जिसका जो अंडरलाइंग जो एसेट है वो गोल्ड ETF होता है, और गोल्ड ETF का अंडरलाइंग एसेट होता है गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। ओके, तो आपके बिहाफ में फिजिकल गोल्ड होल्ड कर रहा है। तो कमोडिटी मार्केट में तो रिस्क, अगर गोल्ड की बात आए तो गोल्ड तो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होगा। गोल्ड में रिस्क, हाँ जी, गोल्ड में काफी स्टेबल है एसेट है, रिस्क थोड़ा सा कम है। बट जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा चार्जेस हाई है, और प्योरिटी टेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रह जाता है कि आप जो गोल्ड ले रहे हो वो सही में वो प्योर है या प्योर नहीं है कि नहीं, प्योर है कि नहीं है। तो यही बात आ जाता है। नहीं, गोल्ड मार्केट में अगर हम इसकी उतार चढ़ाव की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, कितने, अगर 5 सालों का, पिछले 5 सालों का ये देखे तो क्या लगता है? काफी स्टेबल रिटर्न रहा है, 12 to 14% का ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है। तो काफी स्टेबल एसेट है, स्टेबल हाँ, एसेट है। तो मतलब इसमें लोग थोड़ा रिस्क थोड़ा कर सकते हैं। आई मीन अपना पोर्टफोलियो का कुछ 1% इस गोल्ड में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दर्शकों, सूरज जी का कहना है कि गोल्ड में भी आप कर सकते हैं। और आपको ये बता दें कि यह प्रोग्राम पूरी तरह से लाइव है। अगर आप चाहते हैं, आपके मन में भी कोई सवाल है फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं सूरज जी से, इनके एक्सपीरियंस का आप फायदा लेना चाहते हैं, और आप निवेशक हैं, अगर निवेश कर रहे हैं, और या फिर आपकी प्लानिंग है कि आप निवेश करना चाह रहे हैं आने वाले समय में, तो आप अपने प्रश्नों को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हम सूरज जी से इस लाइव सेशन के दौरान ही पूछने का प्रयास करेंगे। अगर समय का अभाव रहा तो सूरज जी इस लाइव सेशन के बाद आपके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आप जरूर हमारे इस कमेंट सेक्शन में ये सवाल कर सकते हैं, और मैं हमारी टीम से कहूंगा कि यहाँ एक असेसमेंट फॉर्म दिया गया है, उसे कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दिया जाए, ताकि अगर कोई भी दर्शक चाहें तो उसमें उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे रिस्क असेसमेंट फॉर्म है, आप देखिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में आने वाला है, अभी अपलोड होगा, वहां से आप अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं, जिसका आंसर आपको सूरज कर जी के द्वारा बाद में दे दिया जाएगा। तो सूरज जी, हम इसमें चल रहे हैं, फॉर्म के बारे में अगर मैं बता दूं, इसके बारे में थोड़ा बता दें। रिस्क असेसमेंट फॉर्म ऐसा फॉर्म है, क्योंकि अक्सर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बट हमें पता नहीं होता कि हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है। तो अगर आप अपने इस रिस्क असेसमेंट फॉर्म को भरेंगे तो हम लोग आपका जो रिस्क रिपोर्ट है, रिस्क एपेटाइट का जो रिपोर्ट है, वो हम लोग आपको भेज देंगे। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो
कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और आपके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सही है। तो आपको अगर आप अगर चाहते हैं रिस्क असेसमेंट फॉर्म भरना तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में देखिए, एक लिंक दिया गया है गूगल ड्राइव का, उसके थ्रू आप भरकर आप अपने क्वेरीज को वहां रख सकते हैं और जिसका आप उसके बाद जवाब देंगे। तो अब हम आगे चलते हैं एसेट क्लास में रिस्क वर्सेस रिटर्न के बारे में जब बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट मार्केट के बारे में अगर बात की जाए, इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मार्केट बनकर उभरा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कैसे इसको देखते हैं? रियल एस्टेट देखिए, रियल एस्टेट में रिटर्न तो बहुत हाई है, ये हम लोग सबको पता है। तो रियल एस्टेट में जो इश्यूज अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो इशू है कि आपके पास जो फ्रेगमेंटेड रुपीज है, मतलब आपके पास अगर बड़ा अमाउंट है तब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपके पास अगर बड़ा अमाउंट नहीं है तो आप रियल एस्टेट में इंटर्न नहीं कर सकते हो। और दूसरा बात है कि रियल एस्टेट लिक्विड नहीं है। कहने का अर्थात ये है कि आपको अगर कभी भी पैसा चाहिए होगा तो आप तुरंत पैसे नहीं निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट के साथ आ जाता है। बट जहां मैं रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना है तो वो एक्सपोजर इक्विटी मार्केट के थ्रू भी ले सकता है। वो अच्छी अच्छी कंपनीज जो रियल एस्टेट में उनकी शेयर्स खरीद सकता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है तो उनका शेयर 2016 में 300 के लेवल के करीब था, तो आज 2021 में वो 1500 हो चुका है। तो इट्स 5 टाइम्स रिटर्न दिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट में। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, बट डायरेक्ट करने में थोड़ा सा इश्यूज ये भी आ जाता है कि जैसे पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, फिर लीगल जो कम्प्लेक्सिटीज है वो ज्यादा है, फिर लैंड का जो टाइटल है वो भी क्लियर नहीं रहता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जमीन खरीद लेते हैं, फिर काफी सारा झमेला होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ कम्प्लेक्सिटीज आ जाता है रियल एस्टेट में, बट एज एन एसेट क्लास बहुत बढ़िया एसेट क्लास है। तो आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। इक्विटी के थ्रू कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, अगर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है तब भी वो 10,000 करके भी इन्वेस्ट कर सकता है रियल एस्टेट के मार्केट में। और एक मैं बता दूं कि रियल एस्टेट में अभी एक नया कंसेप्ट है रीट और इनविट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो ये नया कंसेप्ट है। तो इसमें भी चाहे तो वो पैसे लगा सकते हैं इन्वेस्टर। आपने क्या कहा? रीट और इनविट। रीट और इनविट जी, ओके। तो इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो एक कंपनी है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ओन करती है और बदले में उसमें क्या आता है कि जो रेंट है, रेंटल इनकम उन्हें आता है, तो वो पास ऑन हो जाता है जो इन्वेस्टर है जो रीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह एक नया, इसमें कहाँ से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये कहाँ? रीट इनविट आपका शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मार्केट में लिस्टेड है, कुछ रीट इनविट मार्केट में लिस्टेड है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर रीट इनविट अगर शेयर मार्केट में भी नहीं लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी एक्सपोजर ले सकते हो। जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों में ऑप्शन है, दोनों में ही ऑप्शन है कि आप उसके थ्रू भी एक्सपोजर ले सकते हो। तो इसमें आपने अच्छी जानकारी दी रीट और इनविट का, इसके बारे में एक नई आपने जानकारी दी। हम लोग कुछ सेशन में देखेंगे, अगले आने वाले सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। मैं साकेत चौधरी हैं जी, उन्होंने कहा कि एट प्रेजेंट एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक शेयर होल्ड करें या सेल करें? ये शेयर मार्केट का सवाल है। देखिए, जहां तक शेयर मार्केट का सवाल है, एसबीआई और आईसीआईसीआई में क्यों इतना तेजी आ रहा है वो जानना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट का डिसीजन आया था बजट में कि गवर्नमेंट एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या हुआ कि जो भी बैंक के जो बैड एसेट्स है, जो एनपीएस बोलते हैं, वो ट्रांसफर हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। ओके। तो जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है बैंकिंग सेक्टर को। तो इसके चलते ही बैंक का जो भी तेजी हम लोग देख रहे हैं, शेयर प्राइस में तेजी हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई और आईसीआईसीआई का शेयर तो अच्छा बैंक है, अच्छा करेगा परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो उसमें। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आप कह सकते हैं कि इसको रखा जा सकता है। तो साकेत चौधरी जी, आपका सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा जी। और एक सवाल है, सरफराज आलम है, उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड के लिए किस कंपनी का को चूज करें? यूटीआई का परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कैसा है? देखिए, यूटीआई काफी पुराना कंपनी है म्यूचुअल फंड हाउसेस में। तो ऑब्वियसली यूटीआई का, अब देखिए, एक म्यूचुअल फंड हाउसेस में काफी सारे स्कीम्स होते हैं। तो यूटीआई का कौन सा स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल फंड के जितने हाउसेस की अगर मैं बात करूं तो 44%, जैसे एसबीआई का भी म्यूचुअल फंड है, फिर यूटीआई का भी म्यूचुअल फंड है। तो आपका जो फर्स्ट दिन ही मैंने बताया था कि आपका जो गोल है
उसके हिसाब से आपको स्कीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो यूटीआई का भी बेटर हो सकता है, वो एसबीआई का भी बेटर हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ता है, वो एसेस करना पड़ता है। मतलब आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, उसके अनुसार ही आपका हाँ। इन्वेस्टमेंट का सेक्टर आएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद आपको ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, फिर आपका रिस्क एपेटाइट, फिर जाके वो सेलेक्ट करेंगे स्कीम। तो जैसे बात आ रही थी म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट की, शेयर मार्केट की, तो अगर हम शेयर मार्केट इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आपके अनुसार कैसा होना चाहिए, रिस्क फैक्टर और रिटर्न की बात, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर गुंजाइश रहता है। गुंजाइश है। तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि इक्विटी मार्केट का मतलब हो गया जुआ, तो हाँ। ये एकदम ही गलत कंसेप्ट है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मान लीजिए अंबानी जी अगर आपको बोले कि आप मेरे कंपनी के ओनर बनोगे, मतलब पार्टनर बनोगे, ऑब्वियसली हम लोग ना तो नहीं करेंगे, है ना। तो हम लोग पार्टनर तो नहीं बन सकते, बट उनका कंपनी का शेयर होल्डर तो बन सकते हैं। शेयर होल्डर बन सकते तो अगर हम लोग उनका कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल गया, मालिकाना हक। तो इस तरह से अपने को सोचना पड़ेगा, एज एन इन्वेस्टर सोचना पड़ेगा। जो ट्रेड करते हैं दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, कि आज मैंने पैसा लगाया, 10 दिन के बाद मैंने बेच दिया। तो हमें इन्वेस्टर मेंटेलिटी से सोचना है, ट्रेडर मेंटेलिटी से नहीं सोचना है। हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है कि आज मैं पैसा लगाऊंगा तो हो सकता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अच्छा रिटर्न अपने को मिलेगा। तो जब हम लोग रिटर्न का बात कर रहे हैं कि हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो हम रिस्क के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रिस्क क्या क्या है? तो मार्केट में मेजरली 2 तरह का रिस्क होता है। एक रिस्क हो गया कंपनी वाइड रिस्क। कंपनी वाइड रिस्क का मतलब हो गया कि कोई कंपनी अगर कुछ खराब परफॉर्म करे तब क्या होगा कि उसका शेयर पिटेगा, उसका शेयर का प्राइस गिरेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा बोलूं कि येस बैंक का आप एग्जांपल देख सकते हो कि कुछ उनका कुछ न्यूज आ गया कि कुछ खराब हो गया, तो बोल के उनका शेयर गिर गया, शेयर प्राइस में गिरावट आया। तो इस तरह से होता रहता है, मार्केट में चलता रहता है। कुछ कुछ कंपनीज खराब परफॉर्म कर लेती है। डिपेंड होता है न्यूज और माने अफवाहों पर डिपेंड नहीं, अफवाहों पे डिपेंड नहीं करता है। ये ऐसा नहीं होता, अफवाहों पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कंपनी का रियल परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके। हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए कभी एक टाइम था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, तो एक क्या हुआ कि एक टाइम के बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बंद हो गया। तो जो कंपनी अपने को अपग्रेड नहीं कर पाया तो उनको तो लॉसेस हुआ। हाँ, उनको लॉस हुआ। तो वो लॉसेस का इंपैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? शेयर प्राइस पे पड़ेगा। तो इस तरह से वो होता है, तो कंपनी वाइड फैक्टर बोल देता है। या फिर मान लीजिए किसी का कॉस्ट बढ़ गया, इंप्लॉय कॉस्ट बढ़ गया, फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, तो कंपनी को लॉसेस हो सकता है। या फिर कंपनी का रेवेन्यू सोर्स कट हो गया। पहले मान लीजिए एक्सपोर्ट करते थे कुछ दूसरे कंट्रीज में, अभी वो करना बंद हो गया। तो इस तरह से फर्क पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कंपनी वाइड रिस्क। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक कंपनी में नहीं लगाएंगे, हम लोग 10 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी वाइड रिस्क से हम लोग बच सकते हैं। तो दूसरा, अब मैं दूसरा रिस्क के बारे में बताता हूँ आपको। दूसरा रिस्क होता है मार्केट वाइड रिस्क। मार्केट वाइड रिस्क क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कोरोना वाला सिचुएशन आ गया, तो पूरा मार्केट गिर गया, है ना। तो ये जो मार्केट वाइड रिस्क है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बट क्या होता है कि जब मार्केट वाइड रिस्क होता है तो कुछ कुछ सेक्टर अच्छा करता है। तो हमने क्या देखा कि कोरोना के टाइम में फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑल्दो बाकी सेक्टर में भारी गिरावट आया। और इन दोनों का बीच में एक रिस्क होता है, वो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। अगर गवर्नमेंट ने किसी इंडस्ट्री के लिए अगर कुछ रेगुलेशन निकाल दिया, या फिर कुछ इंडस्ट्री को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आया, नेगेटिव आया, मे भी कुछ किसी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा केमिकल सेक्टर है, अभी हमारा केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है इन फ्यूचर, बिकॉज काफी सारे रीजन है। उसमें से सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो चाइना में जो मतलब केमिकल का जो मेन घर था, वो धीरे धीरे कंपनी जो बाकी के देश है वो उधर से प्रोडक्शन शिफ्ट करके इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से केमिकल सेक्टर को बूस्ट मिला है। तो अगर उल्टा होता तो हमारा केमिकल सेक्टर पीट जाता। तो इस तरह से ये चलता है रिस्क। शेयर मार्केट की रिस्क तो खैर सभी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। मगर आपके हिसाब से कौन से सेक्टर में, इस कोरोना काल में कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना शेयर मार्केट में? कोरोना काल अगर मैं बात करूं, अगर जो बीत चुका है तो बीत चुका जो था उसमें तो अब जो चल रहा है, हाँ। अभी इस सिचुएशन कोरोना से डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं अगर अपना व्यू पॉइंट रखूं तो केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है, और जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी बहुत अच्छा करेगा इन द कमिंग टाइम। एक सवाल और आया है, विवेक अग्रवाल है, उन्होंने कहा है कि हाय, नाउ आफ्टर कोविड मेनी कंपनीज आर गोइंग इन phenomenon of work from home, so in today's situation will it be beneficial to invest in real estate companies? माने इनको एक संशय है कि रियल एस्टेट कंपनी में इस समय काम करना माने इन्वेस्ट करना क्या सही होगा? नहीं, वर्क फ्रॉम होम, देखिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो पहले भी था, अभी भी है,
तो अभी थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही कोरोना पेंडेमिक का सिचुएशन जैसे ही ईज आउट होगा, वैसे ही लोग ऑफिस में वापस जाना पसंद करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबको घर में बैठ के काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ कुछ काम है जो हमको ऑफिस में बैठ के ही करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके रियल एस्टेट में डिमांड अभी वैसे तेजी नहीं पकड़ा है, बट ऑन द इन फ्यूचर वो डिमांड धीरे धीरे करके पकड़ेगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए सही है। लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म सही, के लिए सही आप सही देखते हैं। सही तो विवेक जी, सूरज जी का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो निवेश है रियल एस्टेट में उसमें उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा सकता है। तो सूरज जी, हम जैसे आगे चल रहे हैं, अब बात करते हैं। क्वेश्चंस भी लगभग 3 आ चुके हैं और भी आएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रियल में। अगर हम बात करें तो अभी तक जो भी बातें हुई रिस्क की और इक्विटी, सारे एसेट कम्युनिटी, सब एसेट क्लास की बात हुई। अब हमें कहाँ करना चाहिए? तो देखिए क्या होता है कि संजय जी, जैसे कि मैंने हमेशा मैं इम्फेसाइज करता हूँ कि 3 चीजों पे। एक तो मेरा जो गोल हो गया, फिर ड्यूरेशन हो गया, तीसरा हो गया मेरा रिस्क एपेटाइट। तो हमें तो पहला गोल समझना पड़ेगा कि मैं किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 2 कारण हो सकता है मुख्य तौर पे। एक तो मेरे को एप्रिसिएशन चाहिए कि मैं अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 5 साल के बाद वो 20,000 रुपये हो जाना चाहिए एकदम। या फिर मेरे को एक स्टेबल रिटर्न चाहिए कि मैं रिटायरमेंट फेज में जा रहा हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए का कॉर्पस है, मैं कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा हूँ, उससे मेरे को हर महीने 5,000 रुपया करके या फिर इस टाइप से अमाउंट आते रहना चाहिए। तो मेरे को अगर कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो वो मेरे को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेके मैं ज्यादा रिटर्न कमा पाऊंगा। तो वो फिर दूसरा बात आता है ड्यूरेशन पे। मैंने गोल डिसाइड कर लिया कि मेरा 15 साल का मेरा एक गोल है, 15 साल के बाद मेरे को इतना पैसा का मेरा एक टारगेट है। उसके बाद तो मेरा ड्यूरेशन सेट हो गया कि 15 साल हो गया। तो 15 साल जैसे ही मेरा सेट हो गया, फिर मैं देखूंगा कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है। तो रिस्क एपेटाइट मेन चीज है। तो रिस्क एपेटाइट में 3 कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि मेरा नीड क्या है, मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए होगा तभी मैं रिस्क लूंगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा हो गया मेरा एबिलिटी कितना है, कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम कितना है। मैं अगर 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ तो मैं क्या 80 लाख रुपीज रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं सिर्फ 20 लाख रुपीज का रिस्क ले सकता हूँ अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने का कैपेसिटी है 1 करोड़ का। या फिर हो सकता है कोई अगर 10 लाख रुपया का भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो हो सकता है वो 20 लाख रुपीज का ही वो रिस्क लेना चाहता है, सॉरी 2 लाख रुपीज का ही रिस्क लेना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है। तो मैंने पहले बताया कि एक तो नीड हो गया, दूसरा एबिलिटी हो गया, और तीसरा हो गया कि मेरा साइकोलॉजिकल कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब, कहने का मतलब हो गया कि मैं अगर मेरे को कल लॉस हो जाए तो मैं डिप्रेशन में तो नहीं चला जाऊंगा तो ये भी मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं वो चीज को तो झेल सकता हूँ ना। तो जब मैं रिस्क एपेटाइट, ड्यूरेशन और गोल समझ लूंगा, गोल में मेरा रिटायरमेंट या फिर मेरा चिल्ड्रन एजुकेशन या फिर मेरा चिल्ड्रन मैरिज या फिर कुछ भी, या फिर मेरे को कार ही खरीदना क्यों ना हो 2 साल के बाद, तो ये सारी जब चीज मैं समझ लूंगा, जान लूंगा, तब जाके मैं सोच सकता हूँ कि मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस हिसाब से मेरे को इन्वेस्ट करना है। तब हम लोग बात करते हैं मॉडल पोर्टफोलियो का, या फिर कुछ पोर्टफोलियो जो हम लोग इन्वेस्टर को सजेस्ट करते हैं। इस तरह से आप अपने रुपया को डिवाइड करो एसेट क्लासेस में। तो अब जब आपने बात कही थी मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में, तो हम जानना भी चाहेंगे और हम आपको दर्शकों आपको एक बार समझाने के तौर पर हमारे स्क्रीन पर भी मैं चाहूंगा हमारी टीम से जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे उस टॉपिक के हिसाब से आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखाए जाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो सूरज जी, हम मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी उत्सुक हैं। आप बताइए मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में। तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया आपका रिस्क एपेटाइट, तो आपका रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उस बेसिस पे हम लोग कुछ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जैसे कि एक हाईली एग्रेसिव इस तरह की पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हाईली एग्रेसिव के बारे में अगर हाईली एग्रेसिव अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो उसमें इक्विटी का कंपोनेंट काफी ज्यादा है। तो इक्विटी में एक्सपोजर लेने का मतलब हो गया कि आप या तो इक्विटी में करो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में करो। तो जैसे ही आपने इक्विटी का कंपोनेंट आप ज्यादा देख रहे हो, फिर उसमें क्या है कि डेप्थ का कंपोनेंट है, प्लस गोल्ड में भी मैंने कुछ कंपोनेंट डाला है, और जो कैश जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो हो गया लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या फिर लिक्विड एसेट्स पे आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि इमरजेंसी पर्पस के लिए आपको वो चाहिए होंगे। तो इस हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर जिनको काफी ज्यादा रिस्क लेना है और उनका रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है। तो वो इस तरह से मॉडल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऑल्दो ये डिपेंड करेगा कि उनका जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है में भी हो सकता है वो प्री रिटायरमेंट एज फेज में भी हो या फिर वो नया जॉब करना स्टार्ट करे हो, तो उसके ऊपर भी ये पोर्टफोलियो काफी ट्वीक होता है। बट ऑन एन ओवरऑल अगर ब्रॉड में बात करूं तो ये हाईली एग्रेसिव के लिए इस तरह से कुछ मॉडल पोर्टफोलियो दिखता है। अब हम बात करना चाहेंगे
एग्रेसिव के बारे में। तो ये हमारे स्क्रीन में भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो जो है, तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो में आप देखोगे जो इक्विटी के जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा कम हो गया, और मैंने इक्विटी का कंपोनेंट से थोड़ा पैसा लेकर डेप्थ में डाल दिया। तो इस तरह से हम लोग ने उसको सजाया है कि थोड़ा सा रिस्क हमारा कम हो गया है। हाँ, रिटर्न भी हल्का सा कम मिलेगा हाईली एग्रेसिव पोर्टफोलियो से, बट एक डिसेंट पोर्टफोलियो जिसमें रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा है। दर्शकों, हम आपको फिर बता दें कि आज के इस सेशन में हम फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित बातें कर रहे हैं, जो पिछले सप्ताह हमने बताया था आपको कि इस बार हम फिर मिलेंगे आपके साथ और फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित हम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ हैं सूरज कर जी, जो कि प्रूडेंट वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और आज हम बात कर रहे हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न के ऊपर में, और डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, और इस वक्त हम मॉडल पोर्टफोलियो पर बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे सामने स्क्रीन पर इस समय एग्रेसिव मॉडल पोर्टफोलियो पर बात हो रही थी। इसके बाद हम चलेंगे मॉडरेट। जी, तो मॉडरेट पोर्टफोलियो एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो गया, जहां पे रिस्क और रिटर्न का एक बैलेंस्ड हम लोग देख रहे हैं कि इक्विटी कंपोनेंट और बाकी जो कंपोनेंट है उसमें एक फेयर डिवीजन है। तो डेप्थ का कंपोनेंट काफी ज्यादा है, गोल्ड हालांकि मैंने उसी सेम लेवल पे ही रखा है उसको, और लिक्विड एसेट भी मैंने कुछ मॉडरेट मतलब यहाँ रिस्क की गुंजाइश बहुत ही मीडियम है, मीडियम में आ गई है, एकदम मीडियम में आ गई है, रिटर्न और रिस्क मीडियम इस बारे में सोच सकते हैं। जी, अगर किसी को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो फिर वो इस टाइप की पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। माने अगर आपको जोखिम में नहीं जाना है, ज्यादा जोखिम में नहीं जाना है, तो आप फिर इसमें ले सकते हैं, मगर यहाँ फिर रिटर्न भी कम होगा। हाँ, रिटर्न तो कम होगा, जितना मैं जितना आप रिस्क कम लोगे उतना रिटर्न कम आएगा, क्योंकि इक्विटी का कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा तो रिटर्न भी अपने को ज्यादा मिलेगा। इस तरह से वो पोर्टफोलियो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मतलब रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, और अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी क्षमता के अनुसार आप कम रिटर्न की आस रखते हैं, तो आपको मॉडरेट जो पोर्टफोलियो है इसकी तरफ सोचना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया आपका कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। तो ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिव मतलब इसको क्यों कंजर्वेटिव कह रहे हैं? कंजर्वेटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा नहीं है। मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं, समझ लीजिए कि मतलब अब अगर इक्विटी का कंपोनेंट देखोगे तो काफी कम है, इसमें काफी कम है। हाँ। डेप्थ का कंपोनेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि डेप्थ एक स्टेबल रिटर्न हमें देता है। तो कंजर्वेटिव इस तरह से है कि जो इन्वेस्टर है वो उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट कम है। हो सकता है अब सबको तो बराबर का रिस्क लेने का वो इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनका रिटर्न उनको ज्यादा नहीं चाहिए होता है, या फिर वो रिस्क नहीं ले पाते है, काफी कोई वो बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो ठीक है, तो उनके लिए कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, उनको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ, कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, बट इट्स अ गुड रिटर्न, इट विल जनरेट ए गुड रिटर्न। ये ड्यूरेशन ज्यादा होगा इसका क्या? नहीं, रिटर्न के लिए सारा मतलब ड्यूरेशन चाहे कुछ भी हो, हम लोग उसको ड्यूरेशन के हिसाब से इस पोर्टफोलियो को ट्विक कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बेसिकली कोई भी स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम लोग उसको दे सकते हैं किसी इन्वेस्टर को, तो वो डिपेंड करता है। तो इसमें जो भी ट्विक होगा वो गोल्ड के हिसाब से ट्विक होगा, ड्यूरेशन के हिसाब से हम लोग उसको ट्विक कर सकते हैं। उसके बाद हम वेरी कंजर्वेटिव पे आते हैं। जी, तो वेरी कंजर्वेटिव वो पोर्टफोलियो होगा जिसमें रिस्क बहुत ही कम है। हमें हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो हो जाएगा रिस्क, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एकदम रिस्क कम वाला पोर्टफोलियो हो गया। इसमें आप देख सकते हो डेप्थ का कंपोनेंट सबसे हाईएस्ट है। गोल्ड का भी जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, एंड इक्विटी का पार्ट बहुत ही कम है। तो जो प्री रिटायरमेंट फेज में है उनके लिए ये पोर्टफोलियो बहुत सुटेबल है। इवन कि कोई अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कोई भी स्टेजेस ऑफ लाइफ में हो, तो उनके लिए ये पोर्टफोलियो एक स्टेबल रिटर्न और एक गुड रिटर्न दे सकता है। तो ये वाला पोर्टफोलियो। तो सूरज कर जी से लगातार हमारी बातचीत हो रही थी, और आप सुन भी रहे हैं। आपके लिए भी जहां तक है कि एक अच्छी संभावनाएं, घर बैठकर एक रिटर्न की संभावनाएं आप निवेश कर कमा सकते हैं। कि जैसा मैं हर बार कहता हूं कि अपने पैसों को कमाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आप जो मेहनत करते हैं उसके बाद जो पैसे को बचाते हैं, उनको निवेश करते हैं, उस निवेश से फिर जो पैसे आप कमाते हैं वह आपके लिए आपके पैसे से कमाए हुए पैसे हैं। तो यह आपकी कम मेहनत में आपको पैसे दे रहा है, मगर यहाँ रिटर्न जो है वह रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। तो सूरज जी, आज और किस बारे में हम बात कर सकते हैं? हमारे पास अभी क्वेश्चंस तो और नहीं आए हैं फिलहाल, तो हम किस बारे में और चर्चा कर सकते हैं? तो मैं इक्विटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। इक्विटी के बारे में, जैसे इक्विटी मार्केट में तो
जैसे कि आप मैं बता रहा था कि कुछ कुछ शेयर्स है, कुछ कुछ सॉरी सेक्टर्स है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट का आउटलुक हम लोग अच्छा देख रहे हैं, जैसे केमिकल सेगमेंट हो गया, इवन की बैंकिंग सेगमेंट हो गया। तो अगर एज ए इन्वेस्टर अगर मेरे को एक्सपोजर लेना है तो मैं किस तरह से ले सकता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो आप डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप इक्विटी मार्केट में डीमैट अकाउंट खुला के आप शेयर्स खरीद सकते हो, शेयर्स वगैरह खरीद लो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करो। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर मैं बोलूँ तो इसमें काफी सारे कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो मार्केट कैप बोलते हैं उस हिसाब से कुछ काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। तो अभी का जो मार्केट है, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से स्मॉल कैप एंड मिड कैप आगे जाके अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो फिर किसी को अगर रिस्क कैपेसिटी अगर किसी का अगर अच्छा मतलब हाई है, कोई अगर रिस्क लेना चाहता है तो वो स्मॉल कैप या मिड कैप सेगमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अभी मतलब आपके अनुसार लार्ज में नहीं, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो सूरज जी बता रहे हैं कि आप अगर शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्ट अगर करते हैं तो आप स्मॉल और मिड कैप में संभावनाएं तलाश सकते हैं। यह आप लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके खुद के ऊपर तय करता है। बाकी एक सजेशन है इनका, बाकी आपको खुद सोचना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितने दिनों के लिए करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर एक संभावना जो अक्सर शेयर मार्केट के लिए जताई जाती है, एक एडवाइस की आवश्यकता होती है, इन्होंने अपनी तरफ से एक एडवाइस प्लान की है। इससे खबर समय का कोई ताल्लुक नहीं है इस सोच से, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, रिटर्न आपको मिलेगा, हमारा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। इन्वेस्टर्स को अपना रिसर्च एनालिसिस करके फिर उनको इन्वेस्ट करना करके ही इन्वेस्ट करना बेहतर है। फिलहाल शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है। तो अभी मार्च तक आपको माने लार्ज कैप, स्मॉल, मिड किसमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई सोचे तो? ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी मार्केट तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इक्विटी मार्केट में जब शॉर्ट टर्म की हम लोग बात करते हैं तो वो ट्रेडिंग में चला जाता है, ट्रेडिंग में चला जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिए हम लोग कभी भी सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें जो न्यूज पे चलता है, टेक्निकल एनालिसिस पे चलता है। मतलब आपके अनुसार अगर हम रिटर्न की गुंजाइश पे अगर बात करें, रिटर्न की अगर संभावनाओं पे बात करें, तो हमें ट्रेडिंग को छोड़कर बात करनी पड़ेगी। जी, ट्रेडिंग को छोड़कर बात करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको जितना फायदा होगा दूसरा दिन आपको उतना लॉस भी हो सकता है, उतना ही लॉस होता है। तो अल्टीमेटली जाके वो लॉस और रिटर्न में वो सेटअप गेम में बराबर हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको एसबीआई की अगर मैं बात करूं, जो जिन्होंने एक साल पहले एसबीआई में अगर पैसे लगाए थे तो वो 150 रुपीज के लेवल पे था, आज एसबीआई 400 के लेवल पे, तो इट्स अ गुड रिटर्न। तो इसका मतलब तो जिन्होंने एसबीआई में लगाया था, क्योंकि एसबीआई तब अंडर वैल्यूड था, तो तब जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा तो उन्होंने एसबीआई में लगाया पैसा। तो अभी क्या होगा, जैसे ही एसबीआई में ग्रोथ आएगा तो वो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने को सोचना पड़ेगा, नॉट एज ए ट्रेडर। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा, ट्रेडर के हिसाब से। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिखिए। इस लाइव सेशन के खत्म होने के बाद सूरज जी या उनकी टीम द्वारा आपको सवालों के जवाब देने की भरकस हर संभव कोशिश की जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट उनसे बात करनी है या उनकी कंपनी से बात करनी है, तो आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे 2 नंबर्स को ध्यान से देखिए। इन नंबरों पर आप सूरज कर जी से या उनके कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, प्रूडेंट वेल्थ से। और प्रूडेंट वेल्थ से बात कर आप अपने निवेश के संबंधित जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उससे संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।